Welcome back to Nuskrit, and in this video we'll talk about file API design decisions. So in the last video we talked about like what is file design, है ना, what are the functional and non-functional requirement of our system which will be like served to the users. Okay, so as a client, like एक client क्या चाहता है system से, वो हमने discuss किया था. एक client के like if I am a client तो what non-functional requirements will suit me, right? So वो चीज़ें हमने discuss करी थी अपनी last video में. In this video we'll talk about design, workflow, design considerations, and under design considerations we will talk about architectural style, data formats, and HTTP versions. Okay, so let's talk about first of all design overview. So see guys, like when we talk about design, so there are multiple designs possible for any system, okay, and it depends on the company to company also, requirements of the companies also. Okay, so let's say for example एक company का कुछ और perspective है तो वहाँ के engineers को कुछ अलग डिज़ाइन को सूट करेगा, राइट, दे विल मेक सम अदर डिज़ाइन. एंड सपोज अगर कोई दूसरी कंपनी है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स हो सकता है कुछ अलग हो ऑफ द सेम सिस्टम, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ अलग डिज़ाइन कंसिडरेशंस होंगी, तो डिज़ाइन वेरी कर सकता है. बट इन दिस वीडियो लाइक वी विल बी बिल्डिंग आवर ओन डिज़ाइन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाट विल बी द डिज़ाइन ओवरव्यू. सो this looks very interesting. So in the last video we saw one of the designs which was very simple. There was a client, right, and this client was calling to the server. That's it that we had in the last video. But here it is something interesting, right? The complexity has increased. So we will talk about this particular design in detail. So see, let's try to see one by one every component one by one. So here let's talk about first this part. This is a user system. Why do we have this user service involved in the file service? So see यार, देखो जब भी कोई एक क्लाइंट होगा, है ना, तो वो क्लाइंट अपनी कुछ फाइल्स को अपलोड कर रहा होगा, ठीक है, अपनी कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहा होगा, राइट. तो क्लाइंट को अपनी फाइल से मतलब होगा. ओके, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक यूजर सर्विस होनी चाहिए, राइट. हमारे पास एक यूजर, दिस इज नॉट दी लाइक वेरी मच नीडेड, तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे ज़्यादा, बट व्हेन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड द डिज़ाइन तो हमें इसको कवर करना पड़ेगा. तो यूजर सर्विस का सिंपल सा काम इतना है कि यहाँ पे एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है. यूजर मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग बट दिस यूजर मैनेजमेंट सिस्टम गिव्स द एपीआई टू क्रिएट अ यूजर, है ना, टू क्रिएट लाइक टू अपडेट अ यूजर एंड टू डिलीट अ यूजर एंड देन टू गेट द लिस्ट ऑफ यूजर लाइक दिस. सो एक छोटा सा यूजर सिस्टम है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये एक यूजर सर्वर है, ये यूजर सर्वर टॉक्स टू दिस यूजर सिस्टम एंड ये जितना भी यूजर सिस्टम का जो डेटा है वो आपका एक एसक्यूएल डीबी में स्टोर्ड है ना, क्योंकि एक यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एसक्यूएल डीबी के अंदर स्टोर करना विल बी द बेस्ट चॉइस, क्योंकि सिंपल है, कुछ डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड है, डेटा स्ट्रक्चर्ड है, यूजर का आईडी होगा, यूजर का नेम होगा, यूजर का मे बी फोन नंबर होगा, यूजर का एड्रेस होगा, तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इसलिए हम एसक्यूएल डीबी को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे एंड दिस एसक्यूएल डीबी कैन इंटरेक्ट विद दिस यूजर सिस्टम थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज. तो ये तो आपका हो गया यूजर सर्विस, छोटे से सर्विस है, बहुत सिंपल सा. अच्छा ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइल सर्वर. ओके, सो इस फाइल सर्वर के अंदर भी सेम चीज़ें होंगी. तो व्हेनेवर हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो हमारी रिक्वेस्ट इस फाइल सर्वर को हिट करेगी. अब फाइल सर्वर को हिट करने के बाद हमारे यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. एक तो कंपोनेंट है विच इज रिलेटेड टू द फाइल्स, ओके, एक्चुअल फाइल्स, फाइल में भी इमेज, वीडियो, है ना, और अदर रिलेटेड फाइल हो सकती है, आपकी बाइनरी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट. एंड ये एक अलग सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं. हम दोनों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, बट पहले आते हैं इस चीज़ पे. तो टिपिकली होगा क्या, तो देयर विल बी अ क्लाइंट हु विल बी बेसिकली ट्राइंग टू रीच दिस सर्वर बिकॉज एट द एंड क्लाइंट हैज टू परफॉर्म आइदर अपलोड और डिलीट और मे बी लेट्स से डाउनलोड और मे बी गेट लिस्ट, दीज ऑप्शंस. तो क्लाइंट का जो एट द एंड गोल है वो इस सर्वर से कनेक्ट करना है. बट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, कभी भी जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कभी बात नहीं करता है, ठीक है. मतलब एक ऐसे क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सर्वर से ऐसे बात नहीं करेगा. देयर हैज टू बी समथिंग इन बिटवीन. तो ये जो एपीआई गेटवे आप देख रहे हो, दिस एपीआई गेटवे विल मेक श्योर दैट द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, राइट. यूजर को ऑथेंटिकेट करना इस एपीआई गेटवे का काम है. इस यूजर को जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इस फाइल सर्वर को, क्या उसके पास, हमारे पास रीड और राइट एक्सेस है, तो ये चीजें सब काम होगा एपीआई गेटवे का. तो एपीआई गेटवे बेसिकली टेक्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड इट रीडायरेक्ट्स द रिक्वेस्ट टू दी लाइक रिक्वायर्ड सर्वर. अगर तो क्लाइंट आपका कोशिश कर रहा है यूजर सर्वर को एक्सेस करने का, तो ये एपीआई गेटवे यूजर सर्विस पे रीडायरेक्ट कर देता है.
और अगर ये क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट कर रहा है फाइल सर्वर को रीच आउट करने की, तो ये क्लाइंट आपका मतलब ये एपीआई गेटवे आपका क्लाइंट को फाइल सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो एपीआई गेटवे का मतलब है कि इट विल बेसिकली मेक श्योर दैट द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर्ली, like user is the authorized user, and this user has read and write access to the server to which it is trying to call. Okay, so this API gateway का काम होगा ये, ठीक है। अच्छा, इतनी बात करने के बाद let's talk about the other things। तो फ्लो क्या होगा, तो ये क्लाइंट अब रिक्वेस्ट करेगा, मे बी लेट्स से ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है अपलोड करने के लिए किसी फाइल को, तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी आपकी एपीआई गेटवे पे। एपीआई गेटवे विल मेक श्योर दैट ओके दिस यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, तो पहले इससे लॉगिन पासवर्ड लेकर के इस यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो ये क्लाइंट जो भी यूजर नेम है ना, जो भी यूजर नेम और यूजर पासवर्ड देगा, ये एपीआई गेटवे पहले यूजर सर्विस को आपको कॉल करेगा, और यूजर सर्विस को कॉल करके वहां पे चेक करेगा कि क्या आपके पास इस यूजर के क्रेडेंशियल्स इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर है। तो जब इसको रिस्पॉन्स मिलेगा यस इट्स देयर, तो वो फाइनली क्या करेगा, वो फाइनली यहाँ से रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से रिस्पॉन्स वापस मतलब यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिलेगा एपीआई गेटवे को, और एपीआई गेटवे के पास आ जाएगा ओके कि ये जो यूजर है, ये जो क्लाइंट है जो कि बेसिकली अपलोड रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन डन हुआ, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस एपीआई गेटवे विल बेसिकली रिडायरेक्ट दिस क्लाइंट टू दिस अपलोड रिक्वेस्ट। तो उसके बाद क्या होगा, तो हुआ क्या, देखो क्लाइंट ने कॉल किया इसको, पहले ये इसको कॉल किया, देन यहां से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिली, ओके दिस इज द ऑथेंटिकेटेड यूजर। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो वो उसको रिडायरेक्ट करेगा इधर की तरफ, ठीक है। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता तो वो यहीं से इसको रिस्पॉन्स बोल देता और बोल देता कि दैट यू आर नॉट अ ऑथेंटिकेटेड यूजर, योर पासवर्ड एंड यूजर आईडी इज इनकरेक्ट। ओके, सो वो ऐसे करके इसको कर देता। अदरवाइज अगर ऑथेंटिकेटेड है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मिला यूजर सर्विस से ओके दिस इज ऑथेंटिकेटेड, रिक्वेस्ट पासवर्ड एंड यूजर आईडी आर करेक्ट, एंड देन इट विल बेसिकली कॉल टू दिस फाइल सर्वर। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना यार, देखो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पे या फिर जीमेल पे आपका तो अकाउंट है, बट आपको किस पर्टिकुलर रीड और राइट की एक्सेस है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर फाइल का लिंक मिल गया, आपको पता है ना लिंक शेयरेबल होता है, तो मान लो आपको लिंक मिल गया और आप उस लिंक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले तो क्या होगा समझना, क्योंकि आप एक क्लाइंट हो तो उस लिंक को एक्सेस करने के लिए गूगल कह रहा है कि पहले यू शुड बी लॉग्ड इन टू द गूगल, तो पहले तो आप गूगल में लॉग्ड इन होने चाहिए। चलो आपने गूगल में लॉग इन कर लिया, तो ये आपने रिक्वेस्ट पास करी, रिस्पॉन्स मिला, आप लॉग इन हो गए। लॉग इन होने के बाद दैट मीन्स एपीआई गेटवे ने बोला यस यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब सपोज करो उस लिंक को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लिंक किसी और का लिंक है और वो लिंक शेयरेबल लिंक नहीं है, वो लिंक उस बंदे ने शेयर किसी के लिए नहीं किया है, वो ओपन लिंक नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा ना कि इस एपीआई गेटवे ने तो रिक्वेस्ट कर दी इधर की तरफ, लेकिन अब इस फाइल सर्वर का काम बनता है कि वो जो क्लाइंट जो लॉग्ड इन है, जिस क्लाइंट ने लॉगिन किया, क्या वो क्लाइंट बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकता है जिस फाइल को वो एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है। तो इस चीज के लिए हमारे पास होगा ये वाला सिस्टम विच इज यूजर टू फाइल मैपिंग सिस्टम, कि ये जो बंदा है जो ये फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर लॉगिन, तो क्या वो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए पहले क्या करेगा, जैसे ही आपके पास रिक्वेस्ट आएगी फाइल सर्वर पे, ये बेसिकली फाइल सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा अपने यूजर टू फाइल मैपिंग सिस्टम को, और वहां पे क्या होगा, आपको यूजर की आईडी पता होगी बिकॉज यूजर लॉग्ड इन है इस टाइम पे, तो आपको यूजर की आईडी पता होगी, और यूजर जिस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो बेसिकली यहां से चेक करेगा कि क्या ये यूजर जो फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या इस पर्टिकुलर फाइल का इस यूजर के साथ कोई मैपिंग है। अगर मैपिंग नहीं है तो ये इसको मना कर देगा और इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा, और यहीं से वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अदरवाइज अगर इस यूजर को वो फाइल को एक्सेस करना अलाउड है तो ये क्या करेगा, यहां से रिस्पॉन्स भेजेगा और अलाउड है, और फिर फाइनली क्या होगा कि वो यहां पे इसको रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो यहां से अपना डेटा उठा करके ले आएगा। ये प्रोसेसिंग सर्वर यहां पे क्यों इन्वॉल्व है, ये प्रोसेसिंग सर्वर के बारे में भी चलो अभी बात करते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टूड लाइक व्हाई डू वी हैव दिस पर्टिकुलर मैपिंग सिस्टम हियर। ओके, तो फाइनली यूजर जो लॉग्ड इन है और यूजर जिस फाइल को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये यूजर इस फाइल को एक्सेस करना इसके लिए अलाउड है, तो उसके लिए हमारे पास है यूजर टू फाइल मैपिंग सिस्टम। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, वापस आते हैं थोड़ा सा और अपलोड की बात करते हैं कि अपलोड अगर कोई यूजर कर रहा है तो उसका लिए क्या सिनेरियो होगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो यूजर लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होगा इसके थ्रू, इस सर्विस के थ्रू। लॉगिन होने के बाद अब यहां पे गई अपलोड रिक्वेस्ट, यहां पे गई अपलोड रिक्वेस्ट। अब अपलोड रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, समझना बात ध्यान से। ठीक है, तो अब ये यूजर है, ये यूजर किसी फाइल को अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स से वो फाइल होगी कोई फाइल, है ना। तो ये यूजर किसी फाइल को अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, हमें यूजर का भी पता होगा
और किस फाइल को अपलोड कर रहा है हमें वो भी होगी। मे बी इस फाइल का कुछ आईडी होगा। ओके, इस फाइल की बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है, जैसे कि आईडी हो सकता है, फाइल का साइज हो सकता है, फाइल का टाइप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब क्या होगा, जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे गई फाइल सर्वर के पास, तो देखो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो एक नई फाइल अपलोड हो रही है, तो वो क्या करेगा, ये फाइल सर्वर इस यूज़र टू मैपिंग फाइल सिस्टम को भी कॉल करेगा और बेसिकली ये क्या करेगा, ये बोलेगा देखो ये वाला यूज़र है, मे बी यूज़र 101 है और ये बेसिकली एक फाइल को अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। मे बी उस फाइल की आईडी लेट्स से F101 है ना, उसका मे बी साइज हो सकता है लेट्स से 2 MB है। ओके, 2 MB साइज है उसका, एंड देन मे बी अदर डिटेल्स रिलेटेड टू फाइल। तो ये क्या करेगा, ये सारी की सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर डीबी के अंदर सेव कर देता है, विच इज़ अ यूज़र टू फाइल मैपिंग सिस्टम। एंड एट द सेम टाइम होता क्या है कि ये जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो, मान लो वो 2 MB की फाइल थी, तो सबसे पहले तो ये 2 MB की फाइल टेम्प्रेरी स्टोरेज के अंदर आती है और टेम्प्रेरी स्टोरेज के अंदर आने के बाद फिर ये प्रोसेस होती है। देखो ऐसा क्यों करते हैं हम कि पहले हम इसको टेम्प्रेरी स्टोरेज के अंदर क्यों स्टोर कर रहे हैं यार। देखो जब एक यूज़र फाइल को अपलोड कर रहा होगा ना, तो वी डोंट रियली वांट कि यूज़र को वेट करना पड़े, हम मतलब यूज़र को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको फाइल के साइज़ के हिसाब से पहले हम उसको प्रॉपरली कॉपी कर लेते हैं एक टेम्प्रेरी स्टोरेज में और फिर प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो यूज़र को एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है मेरी फाइल अपलोड हो गई है। ओके, हम यूज़र को वेट नहीं करा सकते कि भाई अभी तो तुम्हारी फाइल सर प्रोसेस हो रही है, जस्ट वेट फॉर मोर सम टाइम, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो एज सुन एज दिस फाइल इज अपलोडेड, टेम्प्रेरी स्टोरेज में स्टोर किया, स्टोरेज के बाद हम इसको फाइल को भेज देते प्रोसेसिंग सर्वर को, और अब प्रोसेसिंग सर्वर कुछ टाइम लेगा मे बी उसको एनकोड करने में, है ना, उसको बेसिकली सिक्योर बनाने में, और फिर फाइनली वो उसको ब्लॉब स्टोरेज के अंदर सेव कर देता है। क्योंकि एट द एंड वी रियली डोंट वांट कि अगर कल को ये डेटाबेस हैक होता है तो कोई भी यूजर उसको रीड कर पाए। तो इट शुड बी रीड ओनली विद प्रॉपर एक्सेस, तो इसलिए हम इसको एनकोड करके स्टोर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप ये नॉर्मल प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और कंपोनेंट बचा हुआ है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, विच इज CDN. Although we will try to cover the CDN part in upcoming chapters, but as of now let's try to understand this. Let's say for example today this user is in Mumbai. Okay, so when this user was in Mumbai, he uploaded some of the files, like some file, and it is stored in this blob storage. Now this user maybe let's say has moved to let's say London. Okay, तो आप खुद से सोचो कि जब ये यूज़र मुंबई में था तो ये मुंबई के किसी सर्वर में लेट्स से स्टोर हुआ, है ना, मे बी स्टोर हुआ इंडिया में किसी सर्वर में स्टोर हो गया, है ना। अब ये यूज़र हैज़ मूव टू लंडन, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेस दैट फाइल फ्रॉम लंडन इटसेल्फ। तो अगर लंदन से रिक्वेस्ट आपके इंडिया वाले सर्वर पे आएगी तो इट माइट बी लेटेंसी, इट माइट प्रोवाइड लेटेंसी, दैट मीन्स इट माइट बी लेट इन रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर। ओके, दिस सर्वर माइट may face some latency issues because distance का भी यहाँ पे रोल होता है, राइट, सर्वर की डिस्टेंस का भी रोल होता है। तो what will happen is, तो what CDN servers make sure is that जो भी आपका डेटा जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे है ना, लाइक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेटवर्क है उस पे जो डेटा है उसको हम नियर बाय लोकेशन के हिसाब से यूजर को सर्व कर पाए डेटा, है ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग इट फ्रॉम ब्लॉब स्टोरेज। तो होगा क्या बेसिकली, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो डेटा CDN में अवेलेबल है, लंदन के नियरेस्ट जो CDN इंस्टॉल्ड है वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, क्लाइंट विल टॉक टू दिस API गेटवे, दिस API गेटवे फर्स्ट चेक, ओके, ये API गेटवे पहले यूजर को ऑथेंटिकेट करेगी, ऑथेंटिकेट करने के बाद चेक करेगी कि ओके दिस फाइल दैट द यूजर इज आस्किंग फॉर वो क्या हमारे CDN में अवेलेबल है। अगर वो CDN में अवेलेबल है तो वो यहीं से इसको रिस्पॉन्स दे देगी, rather than going to the server, then talking to this processing file and then talking to blob storage and decoding it and then finally giving it to the user. तो क्या करेगी, CDN से उठा करके सीधा उसको दे देगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे बहुत बार हम मैप से अंदर वैल्यू ढूंढ के दे देते हैं ना, कि अब अगर आपको कोई वैल्यू एरे में ढूंढनी है तो एरे में ढूंढने के लिए आपको बिग ऑफ एंड टाइम लगता है, बट नाउ यू आर चेकिंग वेदर वी हैव दिस वैल्यू ऑलरेडी इन मैप। तो अगर मैप में होती है तो आप बिग ऑफ 1 में दे देते हो, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। फाइन, तो आई होप ये एंटायर सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, एंटायर डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट सम डिजाइन कंसिडरेशंस। ओके, पहले लेट्स टॉक अबाउट वर्क फ्लो। सो हाउ इज द वर्क फ्लो। सो क्लाइंट टू API गेटवे में क्या हो रहा होगा, तो क्लाइंट टू API गेटवे में कौन कौन सी चीजें रहेंगी हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा, है ना, ऑथेंटिकेशन की हमने बात करी। दूसरा क्या हो रहा होगा, ऑथोराइजेशन हो रहा होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन का मतलब होता है परमिशंस, ऑथोराइजेशन, है ना, ऑथोराइजेशन का मतलब कि उस यूजर को रीड और राइट एक्सेस है कि नहीं है,
उस पर्टिकुलर फाइल के लिए। तो ये चीज़ें आपकी हो रही होंगी एपीआई गेटवे, क्लाइंट से एपीआई गेटवे के प्रोसेस में। और हाँ, एक चीज़ और भी, रिक्वेस्ट का रिडायरेक्शन भी आपका एपीआई गेटवे करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट का रिडायरेक्शंस भी आपका एपीआई गेटवे करेगा। ओके, दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग टू दिस क्लाइंट टू एपीआई गेटवे। अब एपीआई गेटवे से डाउनस्ट्रीम सर्विसेज में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो एपीआई गेटवे से डाउनस्ट्रीम सर्विसेज का मतलब है कि एपीआई गेटवे के बाद हमारे पास एक यूजर सर्विस थी, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक फाइल सर्विस थी। तो इसका क्या हो रहा होगा, इसका भी आपको पता चल गया है कि जैसे रिक्वेस्ट हमारे एपीआई गेटवे पे पहुंचती है, गेटवे फॉरवर्ड करता है आपकी रिक्वेस्ट को एप्रोप्रिएट सर्विसेज के पास, ठीक है। अगर तो यूजर सर्विस के पास करना होगा तो यूजर सर्विस के पास करेगा, अगर अपलोड की रिक्वेस्ट है तो फाइल के पास करेगा। एंड अगर रिक्वेस्ट आपकी अपलोड अ फाइल है तो एप्लीकेशन सर्वर आपका डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा मेटा डेटा से। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मेटा डेटा था, तो अगर अपलोड करने की रिक्वेस्ट है तो मेटा डेटा को पहले वो डेटा सारा सेव करता है, फिर आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे कर देता है। तो वो फ्लो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लाइंट से एपीआई गेटवे तक क्या हो रहा है, और एपीआई गेटवे के बाद रिक्वेस्ट अगर एपीआई गेटवे को क्रॉस कर गई तो उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये वर्क फ्लो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। Now let's move to the next part and let's try to discuss some design considerations. Okay, तो first part जो है हमारा design consideration के लिए वो है हमारे पास architectural style. When we talk about architectural style, तो it includes the API call type. तो जो API call हम करेंगे, जैसे client will be calling this API gateway, then this API gateway will call this service or this service. तो ये जो दो तरह के जो API कॉल्स होंगे, दो जगह पे जो API कॉल्स है, कौन से API कॉल्स हमें लगाने चाहिए, कौन से API कॉल ये होने चाहिए। तो वी हैव मल्टीपल प्रोवाइडर्स फॉर दिस पार्ट विच इज रेस्ट। तो वी कैन हैव रेस्ट API कॉल्स, वी कैन हैव gRPC कॉल्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल, एंड देन वी हैव GraphQL कॉल ऑल्सो। ओके, तो अब इन तीनों में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि विच इज बेस्ट सूटेड फॉर अस। तो मैं आपको बहुत हाईलाइट तो नहीं करूंगा, बट लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर। सी गाइज, gRPC को हम यूज नहीं करेंगे, GraphQL को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग रेस्ट कॉल्स, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइंट विल बी टॉकिंग टू API गेटवे थ्रू रेस्ट कॉल्स, and then this API gateway will be talking to user service through REST calls, and this API gateway will talking to file server also through REST call only. Why? Because see, we have a very simple architecture here. Here we have a client and here we have a service this side, and this client has to call this service, that's it. There are no service to service communications involved. See, gRPC कब better होता है, gRPC हमारे लिए तब best suitable होता है जब हमारे पास मल्टीपल सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन हो रही हो, जैसे कि फाइल सर्विस किसी और सर्विस को इंटरनली कॉल कर रही है, ये सर्विस किसी और को इंटरनली कॉल कर रही है। तो तब हम अपनी लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए, है ना, तब हम अपने अपने API कॉल्स को वेरी मच इफेक्टिव बनाने के लिए वी कैन हैव gRPC कॉल्स। बट इन दिस केस we really don't want to take much burden. Definitely gRPC can also serve here in a better way, but point is that gRPC is complex to implement. Hence, we are not gonna have this gRPC call in our system. And similarly for GraphQL also. So for GraphQL, it is also excels at managing different resources with a single request for multiple endpoints. But that is not our use case. ठीक है, हमारे यहाँ पे simple सा client है, we have simple server and this client talks to this server, that's it. तो हमारे लिए REST is going to be the best at this moment. REST, when we will be basically talking about some service which will in which we will have to use gRPC और GraphQL, वहां पे हम इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि क्यों gRPC बेटर है, क्यों GraphQL बेटर है। बट एट दिस मोमेंट REST इज बेटर, सो लेट्स assume this, and finally we will be having REST calls in our API system. Okay, now let's talk about the next design which is related to data formats. Okay, so now let's talk about data formats, like what will be the data of the, like what will be the format of the data. तो जब हमारे पास एक क्लाइंट होगा और जब एक क्लाइंट हमारा API गेटवे को कॉल करेगा, ओके, API गेटवे को कॉल करेगा, और फिर ये API गेटवे हमारा मे बी हो सकता है फाइल सर्वर को कॉल करे, है ना, या फिर यूजर सर्वर को कॉल करे। तो यहां से यहां तक का जो फ्लो ऑफ डेटा होगा, यहां से यहां तक का जो फ्लो ऑफ डेटा होगा, या फिर यहां से यहां तक का जो फ्लो ऑफ डेटा होगा, या फिर रिस्पॉन्स में इधर से डेटा आएगा, या फिर इधर से रिस्पॉन्स में जो डेटा आएगा, या फिर इधर से रिस्पॉन्स में जो डेटा आएगा, उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सी, जेसन जो आपका बेसिकली फॉर्मेट होता है, इट इज वेरी वेरी ह्यूमन रीडेबल, कॉम्पैक्ट है, इजी टू इंप्लीमेंट है,
और इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। इसका डेफिनेशन भी ये होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फुल फॉर्म, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड है, हर कोई यूज करता है और बढ़िया से मार्केट के अंदर सपोर्ट है, ठीक है। तो जितने भी यूजर से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हम या फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि फाइल आईडी, फाइल नेम, है ना, फाइल का साइज, फाइल का टाइप, दीज थिंग्स, जो फाइल से रिलेटेड डेटा है या फिर जो यूजर से रिलेटेड डेटा है, उस सारे के सारे डेटा को हम इस जेसन फॉर्मेट में भेज रहे होंगे, ठीक है। हम भेज इस पे भी सकते हैं, एक्सएमएल में भी हम भेज सकते हैं, बट एक्सएमएल में प्रॉब्लम क्या है ना कि एक्सएमएल भी आपको ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन को करता है, जेसन भी करता है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, एक्सएमएल भी कर सकता है, लेकिन एक्सएमएल लाइक रिप्रेजेंट सम मोर कॉम्प्लेक्स डेटा देन जेसन। अगर आप एक्सएमएल का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, जेसन काफी ह्यूमन रीडेबल लगता है। तो इसलिए लाइक व्हाई डोंट वी हैव, व्हाई शुड वी इंक्लूड दिस मच कॉम्प्लेक्सिटी इनटू आवर सिस्टम, तो लेट्स यूज जेसन। ओके, सो जितना भी आपका डेटा सेंड करने वाली बात होगी यूजर से रिलेटेड या फाइल से रिलेटेड जो डेटा होगा, फाइल का नेम, आईडी, है ना, वो सब हम जेसन में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल फाइल होगी, जो हमें एट द एंड सर्वर पे स्टोर करनी है, उस एक्चुअल फाइल को हम बाइनरी में मतलब सेंड करेंगे। बिकॉज बाइनरी का क्यों यूज करेंगे, सिंपल है कि दिस फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज फास्ट टू प्रोसेस, है ना, और कॉम्पैक्ट हो जाता है साइज में। जब आप किसी डेटा को बाइनरी में भेजते हो तो इट बिकम्स कॉम्पैक्ट इन साइज, ठीक है, कॉम्पैक्ट बनेगा साइज में, तो इसलिए हम बाइनरी में भेजेंगे, है ना। और एक चीज का यहां पे सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा, दैट दिस डेटा इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, दिस डेटा इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप डेटा भेज रहे हो तो ह्यूमन रीडेबल नहीं है। बट हमें चाहिए क्यों उसको, बिकॉज वी आर स्टोरिंग सम डेटा, एंड फाइनली जब हमें वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो मिलेगा, अगर कभी हमें डाउनलोड करना हुआ तो फिर हमें बाइनरी से कन्वर्जन हो जाएगा, हमारा डिकोड हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसलिए जब डेटा को हम सिर्फ स्टोर कर रहे होंगे तो वी विल बी सेंडिंग फाइल कंटेंट इन बाइनरी। तो हमारे पास जो मतलब जो डेटा फॉर्मेट्स होने वाले हैं वो दो होने वाले हैं, है ना। एक तो जेसन विल बी रिलेटेड टू फाइल रिलेटेड डिटेल्स, ओके, एंड देन यूजर रिलेटेड डिटेल्स। तो for these things we will be using JSON, okay, and for binary file actual content, जो फाइल का एक्चुअल कंटेंट होगा उसके लिए हम बाइनरी को यूज करेंगे, बाइनरी फॉर्मेट्स को। तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग विच इज HTTP वर्जन। तो नाउ वी इन द मार्केट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ HTTP 1.1, HTTP 2.0 एंड HTTP 3.0 ऑल्सो। सी HTTP 3.0 को तो हम डायरेक्टली इग्नोर करेंगे, रीजन इज इट इज वेरी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, इट इज गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन नो डाउट इन द मार्केट, बट इसका लो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, मार्केट के अंदर अभी लोग इतना यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर कल को हमें कोई प्रॉब्लम इसमें फेस होती है तो वी वोंट बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन इजिली, राइट। तो एज ऑफ नाउ इसको तो अभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको तो अभी इग्नोर करते हैं, ओके। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू लाइक मैंने भी अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मेरे को भी अभी इसके ज्यादा एडवांटेज नहीं पता है, बट येस एज ऑफ नाउ लाइक वी शुड नॉट गो फॉर दिस, बिकॉज ओवर ऑप्टिमाइज करना भी चीजों को ज्यादा सही नहीं होता है। तो वी विल बी यूजिंग थिंग्स एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, एज पर आर एक्सपेक्टेड डिजाइन। बात करते हैं 1.1 और 2.0 के बीच में। तो यहां पे हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, है ना, और मैं दोनों के सिनेरियो आपको बताता हूं। देखो 1.1 बेस्ट सूटेड होगा अगर आप सिंगल फाइल को अपलोड करने का सिनेरियो ले रहे हो, सिंगल फाइल को अपलोड करने का। बट इफ यू हैव मल्टीप्लेक्सिंग, लाइक मल्टीपल फाइल्स अपलोड का सिस्टम अगर आपके पास है, मल्टीपल फाइल अपलोड, तो देन वी कैन गो फॉर 2.0। अदरवाइज इफ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सिंगल फाइल अपलोड सिस्टम, ओके, तो वी शुड यूज 1.1, ओके। सो दोनों ही हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिंगल फाइल अपलोड करने का है तो इट शुड बी द बेस्ट, है ना। मतलब देखो अगर सिंगल फाइल अपलोड है तो देन वी विल नॉट टॉक अबाउट 2.0, ठीक है, क्योंकि 2.0 नो डाउट बेटर देन 1.1 है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर 2.0 को तो अगर इंप्लीमेंट करने में मेरे को कॉम्प्लेक्स होगा, मान लो, ठीक है, तो मैं फिर क्यों उसको यूज करूं जब मेरा रिक्वायरमेंट ही सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है और ये चीज फुलफिल कर सकता है 1.1, तो मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरा मल्टीपल फाइल अपलोड है, मल्टीप्लेक्सिंग रिक्वेस्ट को मल्टीप्लेक्स करने का अगर मेरा टारगेट है, ओके, देन डेफिनेटली इट वुड बी द बेस्ट फॉर मी, ओके। सो यहां पे हम अभी सिंगल फाइल अपलोड का केस ले रहे हैं, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 1.1 ओनली, हेंस वी विल बी यूजिंग HTTP 1.1, ओके। So this is the HTTP version that we'll be using. Now if I talk about the summary, so let's finally summarize everything.
So design consideration में we had three things. The first one is architectural design, then the data formats, and then the HTTP version. So client to API gateway में we will be using REST calls. Then API gateway to other different services also we will be using REST calls. Then for data formats, binary for files, and JSON for rest of the everything else. Similarly, API gateway से downstream services के लिए भी we will be using binary for files and JSON for everything else. And then if I talk about HTTP version, so we will be using HTTP 1.1 and 1.1 only, assuming that we are restricting our service to have single file only, single file. So that's it from my side for this video. I hope you enjoyed and you learned something. Please try to cover these things from internet also, from other resources also. Read about what is gRPC, read about what is REST calls, read about GraphQL, read about HTTP 1.1. You will try to get a lot of things. ओके एंड यार ये सब चीज़ें इंटरव्यूज में हमें मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती है, बट वी शुड हैव द नॉलेज, वी शुड हैव व्हाई आर वी यूजिंग दिस. सो ये जो वीडियोस आपको हेल्प करेंगी, ये आपके LLD टाइप ऑफ इंटरव्यूज को क्रैक करने में हेल्प करेंगी. ओके, तो वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स in this video. So that's it from my side for this video. I'll see you in the next video. Bye bye.